हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 9th के साइंस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट्स, उनके बारे में डिटेल, उनके न्यूमेरिकल्स हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 3 में हमें कंटिन्यू करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। देखिए, जो पहले दो लॉज ऑफ मोशन हैं उनसे पता चलता है कि फोर्स अप्लाई करने से मोशन किस तरीके से चेंज होता है, फोर्स की वैल्यू भी, कितना फोर्स लगाया गया ये कैसे निकाला जा सकता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। अगर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 से जाके टकरा जाता है, अगर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 से जाके टकरा जाता है तो जितना फोर्स 1 ने 2 के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर भी लगाएगा। एक ने 2 के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको कहा जाएगा एक्शन फोर्स, और वापसी में ऑब्जेक्ट 2 ने 1 के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको कहा जाएगा रिएक्शन फोर्स। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दैट एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब यहां पे इसीलिए F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आएगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी गेंद को दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो वापिस गेंद आपकी तरफ आ जाती है। कैसे आ जाती है? जितना एक्शन फोर्स गेंद ने दीवार के ऊपर लगाया होता है उतना ही रिएक्शन फोर्स दीवार भी गेंद के ऊपर लगाती है। इसीलिए लगभग उतनी ही दूरी पे गेंद वापिस आ जाती है जितनी दूरी से उसको फेंका जाता है। जितनी ज्यादा फोर्स से आप उसको फेंकोगे उतनी ही दूर तक वो वापिस भी आएगी। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलते हुए 2 खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों को चोट लगती है, दोनों गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के ऊपर जितना फोर्स लगाया उसका रिएक्शन फोर्स आया, दूसरे खिलाड़ी ने पहले के ऊपर जितना फोर्स लगाया उसका रिएक्शन फोर्स आया। तो 2 एक्शन फोर्सेस और 2 रिएक्शन फोर्सेस काम करते हैं। पहला भी दौड़ते हुए आ रहा था, दूसरा भी दौड़ते हुए आ रहा था, तो फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर जो फोर्स लगाया उसका रिएक्शन फोर्स भी लगा, सेकंड ने फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया उसका भी रिएक्शन फोर्स लगा। तो 2 एक्शन फोर्सेस और 2 रिएक्शन फोर्सेस मिलके काफी फोर्स क्रिएट करते हैं और उन दोनों को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब आगे ये एक एग्जांपल बताता है। 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हैं हमने इस एक्टिविटी में, 2 स्प्रिंग बैलेंसेस लिए हैं। उनमें से एक स्प्रिंग बैलेंस को हमने बी नाम दिया और उसको दीवार के साथ फिक्स कर दिया एक हुक के अंदर। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों के हुक्स को एक दूसरे के अंदर फंसा दिया। देखिए जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है, पहले के हुक को हमने दूसरे के हुक के अंदर फंसा दिया, ठीक इस तरीके से जैसे कि एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या किया, ए के दूसरे सिरे को पकड़ के खींचा, ए के दूसरे सिरे को पकड़ के खींचा। तो हम देखते हैं हम फोर्स तो एक्सर्ट कर रहे हैं ए के ऊपर, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आ रहा है मास का, फोर्स का, वो दोनों के ऊपर बराबर आ रहा है। यानी जितना फोर्स आप यहां पे लगा रहे हो, ठीक है, वो फोर्स ए और बी दोनों में बराबर बराबर बंट रहा है। जितनी वैल्यू ए शो कर रहा है उतनी ही वैल्यू बी भी शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों, जबकि हम फोर्स तो सिर्फ ए के ऊपर ही लगा रहे हैं, खींच तो सिर्फ ए को ही रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स बी भी ए के ऊपर लगाता है। इसीलिए दोनों के अंदर बराबर वैल्यू आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए आप खड़े हैं और चलना चाहते हैं। दरअसल चलते हुए भी आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं।
या इसकी जो प्रिंसिपल है उसका सहारा लेते हैं। आप मतलब एक बार ध्यान दीजिए इस बात को, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी मेरे साथ इसको करके देख सकते हैं। जब आप ग्राउंड पे चलते हैं तो आप अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। रिएक्शन फोर्स की वजह से रिएक्शन फोर्स आपको आगे की तरफ चलाता है। ये आप करके देख सकते हैं। जब भी हम चलने की कोशिश करते हैं, अपने पैर को जमीन पे रख के उसको हल्का सा पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड के रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। और जब आप पीछे की तरफ चलते हैं ना, पीछे की तरफ चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो इससे ठीक रिवर्स करते हैं। आप ग्राउंड को आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की वजह से आपको पीछे की तरफ चलने में हेल्प करता है। तो चलते हुए भी यही प्रिंसिपल काम में आता है। ठीक है, आगे ये क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स वाला ऑब्जेक्ट। पहली बात तो इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। जैसे कि इसने कहा है, मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी भी बराबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल है गन और बुलेट का। जब बुलेट को फायर किया जाता है, गन को के ट्रिगर को प्रेस किया जाता है, तो बुलेट आगे बढ़ती है बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, जबकि गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। आपको पता भी होगा गन पीछे की तरफ झटका मारती है। आप ध्यान दीजिए, जब आपने किसी फौजी को गोली चलाते हुए देखा होगा, या आपने असल में किसी शूटिंग रेंज में किसी को शूट करते हुए देखा होगा, तो जब भी हम फायर करते हैं तो गन जो होती है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। यही कारण होता है कि शूट करना, गोली चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो भी बंदा, जैसे जो भी पुलिस पर्सन है या जो भी मिलिट्री में काम कर रहा है, उसको पहले इस चीज़ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो रिकॉइल करता है गन पीछे की तरफ। तो देखने वाली बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी गन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो दिखाई भी नहीं देती है, और गन की वेलोसिटी बहुत कम है। ये सब है मास की वजह से। गन बहुत ज़्यादा भारी है, इसीलिए जो फोर्स लगाया गया वो उसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। जबकि बुलेट का मास है बहुत कम, छोटी सी बुलेट है, बहुत हल्की सी बुलेट है, थोड़ा सा फोर्स भी उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पे ले आता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे इसने एक और एग्जाम्पल दिया है। बोट पे से जब कोई सेलर या कोई लड़का आगे की तरफ जंप करता है तो बोट पीछे की तरफ जाती है। दिस इज अगेन ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। इसने पैर रखा लड़के ने यहाँ पे, पैर से बोट को पीछे की तरफ पुश किया, एक्शन फोर्स था। रिएक्शन फोर्स में लड़का जो है वो आगे की तरफ कूद पाता है, किनारे की तरफ। आगे आता है, आगे अगली एक्टिविटी में इसने क्या कहा है कि एक जो है दो बोर्ड्स लो, उन दोनों बोर्ड्स के नीचे रोलर्स लगा दो, पहिए लगा दो, और बच्चों के हाथ में दे दो हैवी सैंड बैग। तो जब बच्चा इस सैंड बैग को फेंकेगा तो हम देखेंगे कि सैंड बैग जब आगे की तरफ जाता है तो बच्चे का जो बोर्ड है वो पीछे की तरफ जाता है। अगेन ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इन्वॉल्व इन दिस एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, तो सैंड बैग आगे की तरफ जाता है वो एक्शन फोर्स है, बच्चे का पीछे की तरफ जाना वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, यहाँ पे स्केट बोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इस केस में, क्योंकि स्केट बोर्ड्स उतने स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं दे पाएंगे हमें, इसीलिए। आगे आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स क्लास भी पास कर लेते हैं, टॉप भी कर लेते हैं, साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का उनको मतलब नहीं पता होता। देखिए, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये हम पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि मोमेंटम बाय डेफिनेशन क्या मतलब होता है और न्यूमेरिकली क्या मतलब होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब लागू होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर कूदती है, चलती है, यानी कोलिजन के केसेस में, टकराव के केसेस में ये काम करता है। दरअसल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए इस बात को। वैसे तो बुक में आपको बाद में बताई गई है ये बात, मैं आपको पहले बताता हूँ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टकरा जाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 भी चल रहा था, ऑब्जेक्ट 2 भी चल रहा था, ये दोनों टकरा जाते हैं। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टकराने से पहले इन दोनों के मोमेंटम का जोड़ उतना ही होगा जितना कि टकराने के बाद होगा। इसका मतलब मोमेंटम जितना है इन दोनों के अंदर, मान लीजिए इसके मोमेंटम को हमने जो है P1 नाम दिया, इसके मोमेंटम को हमने P2 नाम दिया। तो कहने का मतलब क्या क्या कह रहा है, ये दोनों के इनिशियल मोमेंटम यानी टकराने से पहले के मोमेंटम का जोड़ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। दोनों टकराने के बाद दोनों के मोमेंटम का जोड़ क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे ख्याल से इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। अगर फिर भी आपको कोई हल्का फुल्का डाउट है तो पहले एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन के बाद आपको फिर से बताऊंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक केस स्टडी लेते हैं। क्या, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने A, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने B। ऑब्जेक्ट A चल रहा है, ऑब्जेक्ट B चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की तो हमने मान ली UA, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट B की मान ली UB, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट B से ज़्यादा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी क्योंकि A ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, B कम स्पीड से चल रहा है, A की लाइन में चल रहे हैं, तो A जो है वो B से टकरा जाएगा। अब जब ये टकराएंगे तो A B के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो होगा FAB या एक्शन फोर्स। B A के ऊपर जो लगाएगा उसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स, और उसका नाम हमने क्या रखा, FBA, ठीक है, उसका नाम हमने रखा है FBA। और टकराने के बाद A ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी VA, और ऑब्जेक्ट B में जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी VB। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब आगे ये क्या कहता है कि ये देखिए, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्शन फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इक्वल तो ये दोनों हैं ही, माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में करवाया था, फोर्स इज इक्वल टू MA, और इसी में अगर मैं A की वैल्यू V माइनस यू बाई टी पुट कर दूं, अगर मैं A की वैल्यू इसी फॉर्मूले में V माइनस यू बाई टी पुट कर दूं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू V माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं FAB की वैल्यू और FBA की वैल्यू। अब ध्यान रखें, जब FAB की बात करेंगे ना हम, तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट A है, तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की ही लेनी पड़ेगी। और जब आप FBA की बात करते हैं, रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, तब आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट B की लेनी है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑब्जेक्ट B लगा रहा है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके सामने। U वाली टर्म्स को, ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद आप U वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए और V वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो आपके पास ये आता है, ये लास्ट इक्वेशन आती है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। ये देखिए लेफ्ट साइड में, देखिए दोनों इनिशियल मोमेंटम है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A MAUA, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B MBUB। दोनों इनिशियल मोमेंटम का जोड़ हो गया ना, ठीक है। ये तो हो गया टकराने से पहले ऑब्जेक्ट A का मोमेंटम, ये हो गया टकराने के बाद ऑब्जेक्ट B का मोमेंटम। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, दोनों को फाइनल मोमेंटम आ रहा है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। तो यही तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों का, और टकराने के बाद
दोनों के मोमेंटम का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। लेकिन इन केसेस में स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होंगे, लेकिन कोई और फोर्स उनके ऊपर ना लग रहा हो, सिर्फ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हो, तभी वो आपस में इक्वल होंगे। एक्टिविटी 9.5 में ये क्या कहता है, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। एक स्ट्रॉ लेनी है, उसके अंदर से एक धागा निकालना है, धागे को दो तरफ से फिक्स कर देना है। अब बलून के अंदर हवा भरी होनी चाहिए शुरू में। जब हम हवा को छोड़ेंगे तो ये जो स्ट्रॉ है ये आगे की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि हवा इस तरफ एक्शन फोर्स लगा रही है, तो दूसरी तरफ कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। तो स्ट्रॉ आगे की तरफ मूव करती है क्योंकि वो बलून के साथ अटैच है। ये बात, ये इस तरह के खेल तो आपने स्टूडेंट जब आप छोटे थे तब भी किए होंगे। कुछ बलून्स आते थे मार्केट में, हवा भर के जब उनको छोड़ दिया जाता था तो वो गोल गोल इधर उधर घूमते थे। क्यों? वही एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वजह से। हवा आगे की तरफ जाती थी तो रिएक्शन फोर्स बलून को पीछे की तरफ धकेलता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर के उस टेस्ट ट्यूब को आगे से कोक से बंद कर दिया गया। फिर उस टेस्ट ट्यूब के पानी को गर्म किया गया। गर्म करते रहो तो जब ये वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोर्क बाहर की तरफ जो है निकल जाएगा, कोर्क निकल जाएगा इसका धक्के के साथ। तो जब ये कोर्क आगे की तरफ बढ़ेगा तो रिकॉइल होगा टेस्ट ट्यूब का पीछे की तरफ। क्यों होगा टेस्ट ट्यूब का पीछे की तरफ रिकॉइल? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझा सकते हैं हम इस बात को। ठीक है, दरअसल क्या होता है, वाटर वेपर्स आगे की तरफ जाते हैं तो रिएक्शन फोर्स की वजह से टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से समझना। अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज। क्योंकि बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। पहली बात तो 9th क्लास में अक्सर जो टीचर्स हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स दो तरह की डालते हैं। पहला तो कोलिजन वाले, एक चीज़ दूसरे से टकरा रही है, वो न्यूमेरिकल्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला, इससे सोल्व होंगे। या फिर एक बच्चा स्केट बोर्ड के ऊपर कूद जाता है, एक बच्चा रोलर वाले बोर्ड के ऊपर कूद जाता है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, या तो टकराने वाले या किसी रोलर वाली चीज़ के ऊपर कूदने वाले न्यूमेरिकल्स इससे सोल्व होंगे। वो भी कोलिजन में ही आते हैं असल में वो न्यूमेरिकल्स भी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, टकराने से पहले जो वेलोसिटीज थी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, उनको तो मानना है इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले। जैसे आप एक गन को फायर कर रहे हैं, मान लीजिए बुलेट को फायर कर रहे हैं गन में से, मान लीजिए, तो टकराने से पहले यानी बुलेट निकलने से पहले गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट विल बी 0। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें आप इस बात को। टकराने से पहले की वेलोसिटीज वो वाली को इनिशियल वेलोसिटीज कहेंगे और टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज को क्या कहेंगे, हम फाइनल वेलोसिटीज कहेंगे। तो 9.6 में क्या कहा गया है, बुलेट है 20 ग्राम मास की, उसको फायर किया गया 150 मीटर्स पर सेकंड से, और पिस्टल का मास है 2 किलोग्राम। तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है हमें। अब रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, m1 दे रखा है 20 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.02 किलोग्राम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब टकराने से पहले, फायर होने से पहले बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो m1 की वैल्यू 0.02 किलोग्राम, m1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू 0, u2 की वैल्यू, फायर होने के बाद क्या वेलोसिटी थी बुलेट की, पता है 150 मीटर्स पर सेकंड। आगे बात करते हैं m2 की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम। u2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन 0, क्योंकि फायर होने से पहले गन भी बिल्कुल अपनी जगह पे थी, रेस्ट पे थी। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू नहीं पता हमें, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन नहीं पता हमें, वो हमें निकालनी है। तो करोगे क्या, करना क्या, हमको सिंपल सी चीज करनी है, इस पार्ट की वैल्यू निकालो, इस पार्ट की वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वल पुट कर दो, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए जैसे इसने यहां पे किया है, देखिए इसने यहां पे क्या किया है, m1 u1 यानी 2 × 0 प्लस m2 u2 0.02 × 0, तो कितना आएगा वैल्यू, 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया, 0।
अब सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में देखिए क्या होगा हमारा, m1 v1, m1 v1 की वैल्यू कितनी हुई, m1 v1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए आप ध्यान से देखिए m1 v1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.02 मल्टीप्लाई 150 यानी 3 प्लस m2 v2, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है 2, v2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम v मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हुई 3 प्लस 2v, ठीक है बच्चों। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया उस फॉर्मूले का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले का, राइट हैंड साइड निकाल लिया। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, हमने देखिए बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी, अब गन की जो वेलोसिटी है वो उससे अपोजिट होगी ना, रिकॉइल वेलोसिटी, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है और नेगेटिव ही आनी चाहिए थी। आगे आता है एक लड़की कूदती है स्केटबोर्ड के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन आता है हमारा अगला एक। देखिए एक लड़की है जिसका मास 40 किलोग्राम है, वो 5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ते हुए आती है और एक कार्ट के ऊपर, कार्ट मतलब एक स्केटबोर्ड टाइप का कोई चीज उसके ऊपर कूदती है और उस स्केटबोर्ड का जो मास है वो 3 किलोग्राम है। तो व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, कार्ट जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी देखिए कार्ट के ऊपर कूदने से पहले और कार्ट के ऊपर कूदने के बाद दो केसेस लेने हैं आपको। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। m1 यानी लड़की का मास 40 किलोग्राम, u1 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार्ट के ऊपर कूदने से पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ रही थी, पहले ही दौड़ रही थी ना। बात करते हैं v1 की, v1 हमें पता नहीं है। अब बात करते हैं m2 की, मास ऑफ द कार्ट 3 किलोग्राम, u2 की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, कार्ट तो रुका हुआ था ना, ये देखिए स्टेशनरी कार्ट, रुके हुए कार्ट के ऊपर कूदती है, तो u2 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, u2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों एक बात का और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान देना आप यहां पे, क्या बात, जब लड़की कार्ट के ऊपर कूदती है तो कार्ट और लड़की दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट वो दोनों क्या है इक्वल। इसलिए हम v1 और v2 दोनों को क्या लेट कर लेते हैं, v लेट कर लेते हैं, क्योंकि कार्ट और लड़की एक साथ आगे मूव कर रहे हैं की वेलोसिटी के साथ। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं उसी जो है बोलते हैं मोमेंटम वाले फॉर्मूले में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में। तो m1 u1 m2 u2 कितनी वैल्यू आई 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इंटरेक्शन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2 कितनी आई 43v वैल्यू आई। अब इन दोनों को क्या करेंगे इक्वल पुट कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वल पुट करने पे v की वैल्यू आती है प्लस 4.65 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये वैल्यू प्लस में क्यों आई, पिछली बार माइनस आई थी। अब आप ये सोचिए हमने लड़की की वैल्यू प्लस 5.5 मीटर पर सेकेंड ली थी, जिस डायरेक्शन में लड़की आई थी क्या कार्ट भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों हम। देखिए अगले न्यूमेरिकल में क्या है, दो प्लेयर्स हैं, एक इस तरफ आ रहा है बॉल के पीछे, एक इस तरफ आ रहा है बॉल के पीछे, दोनों टकरा जाते हैं और टकराने के बाद जो है दोनों एक दूसरे से चिपक के जाते हैं, जिस तरफ भी जाके गिरते हैं, चिपक के मतलब एक साथ गिरते हैं दोनों, जिस तरफ भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। तो ये जो प्लेयर 1 है इसका मास 60 kg है और जब ये दौड़ते हुए आ रहा था तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा था। ये जो प्लेयर 2 है इसका मास 55 किलोग्राम है और जब ये आ रहा था तो 6 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा था, दोनों टकरा जाते हैं। ठीक है, टकराने के बाद हमें बताना है कि इनकी वेलोसिटीज कितनी थी जब ये जो हैं एक साथ एंटेंगल हो जाते हैं। एंटेंगल का मतलब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो m1 की वैल्यू 60, u1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टकराने से पहले वो 5 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था। v1 की वैल्यू हम v मान लेते हैं, m2 की वैल्यू 55 किलोग्राम, u2 की वैल्यू 6 मीटर्स पर सेकेंड और v2 की वैल्यू v मान लेते हैं दोबारा। अब v1 और v2 दोनों को v क्यों माना, क्योंकि दोनों एंटेंगल होकर एक साथ आगे जाते हैं,
टकराने के बाद। इसीलिए जिस वेलोसिटी से प्लेयर 1 आगे जाएगा उसी वेलोसिटी से प्लेयर 2 भी आगे जाएगा। तो इसी को हम दोनों फॉर्मुलेशंस में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, अब यहाँ पे एक बात और है, प्लेयर 1 की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो प्लेयर 2 की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, इसीलिए। तो क्या होगा, m1 इंटू m1u1 प्लस m2u2, वैल्यू कितनी आई, -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v या m1v1 प्लस m2v2, दोनों को v1 और v2 को v पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 115v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करने पे v की वैल्यू आती है -0.26 मीटर्स पर सेकेंड। तो वो किस तरफ गिरते हैं, किस तरफ मूव करते हैं, वो इस तरफ मूव करते हैं। किस तरफ मूव करते हैं, वो जिस तरफ 6 मीटर्स पर सेकेंड वाला प्लेयर मूव कर रहा था इस तरफ जाके मूव करते हैं वो। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली थी ना, और फाइनली उन दोनों की वेलोसिटी भी नेगेटिव आती है। तो मतलब उनके चलने की डायरेक्शन कौन सी है, एंटेंगल होने के बाद वो वाली जो कि हमने नेगेटिव डायरेक्शन ली थी। तो वो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ प्लेयर 2 आगे बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमने 9th क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे अपलोड की है। उनका प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि बच्चों कई बार होता क्या है, हम एक चैनल को फॉलो करते हैं, उस चैनल पे हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो अगर आप में से कुछ बच्चे किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोस ज़रूर देखिए, ताकि आपको हो सकता है कि हमारे चैनल की वीडियोस और भी ज़्यादा पसंद आएँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।